स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन के बाद अब कुत्तों का सर्वे सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में कुछ दिन पहले इंसानों का सर्वे किया गया था, यानी कि जातिगत जनगणना कराई गई थी। उसके बाद जमीनों का सर्वे हुआ, यानी कि जमीन सर्वे का काम किया गया। लेकिन अब कुत्तों का सर्वे किया गया है। जब कुत्तों की आबादी जान करके आप हैरान हो जाएंगे। सर्वे में जो बात सामने आई है, दरअसल बात है कि बिहार में आवारा कुत्तों की समस्या अब किसी छोटी मोटी दिक्कत नहीं रही, बल्कि एक गंभीर मानवीय और स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। जब पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी ताजा सर्वे ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। जब रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के 37 जिले में आवारा कुत्तों की कुल संख्या 6,84,000 से अधिक पहुंच चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति गया जिले की है, जहां पर अकेले 57,920 आवारा कुत्ते दर्ज किए गए हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा डॉग जोन बन चुका है। इसके बाद रोहतास में 31,668, नालंदा में 31,976 और पूर्वी चंपारण में 30,006 कुत्ते सर्वे में पाया गया है। वहीं पर राजधानी की ओर बढ़ते जिले मुजफ्फरपुर में स्थिति और भयावह है। यहाँ पर 28,146 आवारा कुत्ते हैं और हर दिन 40 से 50 कुत्तों के काटने की शिकायतें हो रही है। वहीं पर सबसे कम संख्या शिवहर में 3,270 और लखीसराय में 5,260 में दर्ज की गई है। लेकिन जो जिले शीर्ष पर हैं वहां पर स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। कई जगहों पर तो कुत्तों के झुंड रात में मुख्य सड़कों और फिर मोहल्लों में घूमते हैं, जिससे लोगों के लिए निकलना खतरे से खाली नहीं रही। वहीं पर रेबीज का जोखिम लगातार बढ़ रहा है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को महंगे इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व द्वारा बागी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है। ये कदम लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उठाया जा रहा है, जिनके निर्देश पर अब बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े खेला की अटकलें तेज हो गई है। जो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाने की तैयारी में है, जिससे वे बीजेपी को पछाड़ सके। इसकी शुरुआत तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 3 विधायकों ने सोमवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं। जी हाँ, मुर्शीद आलम ने सीएम को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया है। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास जाने के बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब दूसरे समीकरणों के जरिए सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका देते हुए उसके 3 विधायकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात से बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई और फिर पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई। इन विधायकों के पाला बदलने की चर्चा के बीच विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने बाहर आकर के नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। जेडीयू द्वारा एआईएमआईएम विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने के पीछे मुख्य रूप से विधानसभा में अपनी संख्या और फिर राजनीतिक दबदबा बढ़ाने का उद्देश्य है। आपको बता दूं कि अभी सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ में ये दोनों पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू। जब वर्तमान में बीजेपी बिहार विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जेडीयू 85 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर है। नीतीश कुमार का लक्ष्य जेडीयू को शीर्ष पर लाना है। यदि एआईएमआईएम के 3 विधायक जेडीयू में शामिल होते हैं तो फिर जेडीयू की संख्या 88 हो जाएगी। अगर एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक पाला बदल करके जेडीयू में आ जाते हैं तो फिर जेडीयू की संख्या सीधे 90 पहुंच जाएगी और फिर वे बीजेपी को पछाड़ करके विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। दोस्तों अब तेजस्वी यादव की फजीहत लोकसभा में हुई है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने शपथ की तारीख पर फिर लपेटा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घेरा है। जब बिहार में चुनाव परिणामों से पहले शपथ की तारीख तय करने को लेकर के इस बार ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को लोकसभा में लपेटा है। दरअसल संसद में एसआईआर पर चर्चा करते हुए पहले कांग्रेस पर चुटकी ली और फिर बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर आप 27 से 19 पर आ गए और जहाँ 19 से इस बार 6 पर पहुंच गए। अगर यही हाल रहा तो फिर 0 पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच में आइए और फिर अपने आप में सुधार करिए। वहीं पर इसके बाद ललन सिंह ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को घेरते हुए संसद में कहा
कि इनके एक सहयोगी हैं, वे तो पूरा अपना शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर दिए कि फलाना तारीख को हम शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे हैं। जब 100 घोषित मुख्यमंत्री खुद को बना दिए और फिर उनका हश्र ये हुआ कि 79 से सीधे 25 पर आ गए। लोकसभा में विरोधी दल के नेता ने एसआईआर के विरोध में पदयात्रा की और फिर जहां जहां पदयात्रा की थी उस जिले में एक भी सीट नहीं जीते। आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले ही ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय करने वाले नेतागिरी भूल गए हैं। जब ललन सिंह ने कहा था कि विपक्ष का काम भ्रम फैलाना भर रह गया है, जनता ने भ्रम फैलाने वालों को समेट दिया है, भ्रम जनता में नहीं चलता है। जहां अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय कर लिए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी काफी मुश्किल से बन सके, कुल नेतागिरी भुला गए। दोस्तों, बिहार में महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करना अब कोई काम नहीं रह गया है। दरअसल बात है कि स्वरोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। इसके तहत बिजनेस के लिए कोई भी महिला 10 लाख रुपए तक लोन ले सकती है। खास बात यह है कि इन लोन पर किसी भी तरीके का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा और 50% तक लोन माफ कर दिया जाएगा। इस योजना की घोषणा चुनाव में एनडीए के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। वहीं पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार की महिलाएं 58 कामों के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकती है, जो कि पूरी तरह ब्याज मुक्त है। साथ ही साथ इस पर 50% की सब्सिडी भी मिल रही है, यानी कि 10 लाख का लोन लेने पर केवल 5 लाख ही सरकार को लौटाने होंगे, जब 5 लाख रुपए बिल्कुल भी माफ हो जाएंगे। जब स्वरोजगार को बढ़ावा देने और फिर बेरोजगारी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार इस दौरान योजनाएं चलाती है। जब सरकार लोन ही नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगी, जिससे बिजनेस को स्टार्ट करने और फिर उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा के बाद बिजली कनेक्शन लेने वालों की होड़ सी लग गई है। जब बड़ी संख्या में उपभोक्ता ये सोच करके नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने लगे हैं कि अगर एक ही घर में 2, 3 या फिर 4 कनेक्शन हो जाए तो फिर उन्हें 125 यूनिट के हिसाब से अधिक फ्री बिजली मिल जाएगी। इसी सोच के तहत कई लोग अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से एक ही मकान के लिए नए कनेक्शन का आवेदन कर रहे हैं। वहीं पर पहले स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। लोग नया कनेक्शन लेने से बचते थे, क्योंकि जितनी बिजली खपत होती थी उतनी बिल तो देना ही पड़ता था। साथ ही साथ मीटर की संख्या बढ़ने और फिर फिक्स चार्ज भी बढ़ जाता था, इसलिए ज्यादातर घरों में एक ही कनेक्शन रखा जाता था। लेकिन जैसे ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू हुई है, कनेक्शन लेने की होड़ शुरू हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि विद्युत विभाग के पास सैकड़ों आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक तरफ आवेदक रोज विभाग के चक्कर लगा करके शिकायत कर रहे हैं कि कई महीनों से आवेदन के बावजूद कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी जांच में व्यस्त हैं। जांच के दौरान ये सामने आ रहा है कि कई आवेदनों में एक ही मकान के लिए कई कनेक्शन की मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए बिजली विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि एक मकान में केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। यदि किसी परिवार को अलग कनेक्शन चाहिए तो फिर उन्हें कोर्ट से जारी भूमि या फिर घर के बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जमा करना होगा। दोस्तों, लोकसभा में एक जोरदार बहस के दौरान बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ और लाभार्थियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को आधार बना करके नाम काटने का काम किया है। जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है, जिससे विपक्षी दलों की वोट कटे और फिर सत्ताधारी पक्ष को फायदा पहुंचे। वहीं पर पप्पू यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए कहा कि ये चुनावी धांधली का एक सुनियोजित तरीका है। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि इनको एसआईआर से कोई मतलब नहीं था, जब विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले एसआईआर हुआ था। बैलेट पेपर पर इनको कम वोट मिलते हैं, जब बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और ईवीएम पर ये चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीतते हैं और ईवीएम पर ये चुनाव जीतते हैं। दरअसल पप्पू यादव का इशारा ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी की तरफ था, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर मतदाता सूची से नाम काट दिए गए, खास करके महिलाओं के नाम। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस एसआईआर का आधार क्या था या क्यों किया गया, और जिन लोगों को हटाया गया क्यों हटाया गया, क्या कारण थे, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। वहीं पर पप्पू यादव के अनुसार कुल 69 लाख वोटरों के नाम काटा गया। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में जिन लोगों के वोट काटे गए हैं उनमें 99% दलित, ओबीसी और आदिवासी के नाम काटे गए हैं। अधिकारियों और फिर बीएलओ ने वोटर लिस्ट लेकर के एक जगह बैठ करके नाम काटे हैं।
दोस्तों, सुपर फूड मशरूम की खेती में भले ही दुनिया में चीन की बादशाहत हो, लेकिन भारत में तो इसके बाजार पर बिहार का राज है। जब भारत में हो रहे कुल मशरूम के उत्पादन में बिहार का योगदान 11% पर पहुंच गया। मशरूम रिसर्च निदेशालय सोलन की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर बना हुआ है। बिहार ने ओडिशा को पीछे छोड़कर के यह स्थान हासिल किया है। साल 2010 में बिहार में 400 टन बटन मशरूम और 80 टन ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर के 41,310 टन हो गया है। मशरूम की बढ़ती वैश्विक और फिर घरेलू मांग को देखते हुए बिहार सरकार इसकी खेती के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता दे रही है। यानी कि अगर आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसकी खेती शुरू कीजिए और बिहार सरकार की तरफ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को जल्द ही परिवहन के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। जब परिवहन विभाग ने बिहार के अंदर और बाहर कुल 1675 नए बस रूट को शुरू करने का फैसला किया है। इसमें 900 से ज़्यादा रूट बिहार के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ेंगे, जबकि 775 रूट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और फिर राजस्थान तक सीधी कनेक्टिविटी देंगे। जब अभी तक बिहार से दिल्ली तक सरकारी या फिर PPP मोड में कोई भी सीधी बस सेवा नहीं थी, लेकिन अब ये कमी दूर होने जा रही है। ये सभी सेवाएं लोक निजी भागीदारी मॉडल में चली जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप बिहार सरकार से मात्र 1 रुपए में जमीन ले सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार दे रही है 1 रुपए में जमीन। दरअसल बात है कि बिहार के निवासी अक्सर नौकरी की तलाश या फिर रोजगार शुरू करने के लिए दूसरे शहर का रुख करते हैं, लेकिन अब बिहारियों को रोजगार की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जब बिहार की नीतीश कुमार सरकार बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग लगाने के मकसद से प्रोत्साहन योजना लेकर के आई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत बिहार सरकार महज 1 रुपए की टोकन राशि में जमीन दे रही है। जी हाँ, ये मौका मुख्य रूप से बड़े निवेशकों के लिए है, जो कि राज्य के यानी कि बिहार के विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पर नियमों के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है और 1000 लोगों को रोजगार देती है, तो उसे 10 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर दी जाएगी। वहीं पर इस योजना का फायदा उठाने और फिर सरकार से जमीन पाने के लिए आपको बस एक शर्त पूरी करनी होगी। आप मिली जमीन पर उद्योग ही लगाएंगे। किसी और काम या फिर घर बनाने के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया तो फिर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। वहीं पर उद्योग लगाने के लिए जमीन कहां-कहां उपलब्ध है, उसका क्षेत्रफल कितना है या फिर उसकी कीमत कितनी है, इसकी जानकारी भी आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगी। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर RSS के प्रभाव का आरोप लगाया था। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि RSS के लोगों को चुनाव आयोग के पदों पर भरा जा रहा है। जहां इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे कुछ भी बोलते रहते हैं। चुनाव हारने के बाद से विपक्षी दल के नेता लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे हैं, इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ वहीं पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राहुल गांधी बिना किसी ठोस तथ्य के संस्थानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास कोई भी विशेष और फिर स्पष्ट मुद्दा है तो फिर उसे सामने रखें, जब उस पर चर्चा भी होगी और ध्यान भी दिया जाएगा। बस ऐसे ही कुछ भी आरोप लगा देना, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बिना सोचे समझे मुझे बयान देना पूरी तरीके से निरर्थक है। जब बिना जाने समझे कुछ भी बोलना, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई भी अर्थ नहीं है। जब ये चर्चा के लायक बात नहीं है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में नेता विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें देश की समस्याओं और फिर जनता के प्रति कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। दरअसल भागलपुर में जल्द ही 560 बेड का आवासीय स्कूल बनाया जाएगा, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और फिर बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 560 बेड क्षमता वाला बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए गोराडीह प्रखंड के बिथना में 2.90 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। विद्यालय निर्माण पर 53 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और फिर एजेंसी चयनित होते ही बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एजेंसी चयन होने के बाद 18 महीनों में पूरी इमारत तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये विद्यालय 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए संचालित होगा। जब प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी, जिसे हज भवन के द्वारा संचालित किया जाता है। जब वर्तमान स्थिति में यहाँ पर कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जबकि आगे चल करके इसे 12वीं तक विस्तारित किया जाएगा। वहीं पर अभी बिहार के दरभंगा, अररिया और किशनगंज में ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, जो इसके अलावा 28 जिलों में स्वीकृति दी जा चुकी है तथा कई स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
दोस्तों किशनगंज, रडिया, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, गया, सारण, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हाजीपुर और भी कई सारे जिले में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। जब पिछले 2 दिनों से लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। जब आपको बता दें कि आज भी सुबह कोहरे की मोटी चादर के बीच शहर देर तक सुस्त पड़ा रहा। कल सुबह 10 बजे तक आसमान में धुंध की परतें छाई रही और फिर सूरज की किरणें भी कोहरे से जूझती दिखी। तापमान में गिरावट और फिर बादलों की मौजूदगी ने ठंड को और तीखा कर दिया है। वहीं पर ठंड का असर सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है, जहां सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में 8675 मरीज पहुंचे, जिनमें 4062 को मेडिसिन विभाग में भेजा गया। वहीं पर चिकित्सकों के अनुसार इनमें लगभग 45% मरीज सर्दी, खांसी और फिर बुखार से पीड़ित हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि पछुआ हवा 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिससे सुबह शाम की ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं पर कोहरे और फिर ठंड का सीधा असर शहर में आवाजाही पर भी दिखा है, जहाँ सुबह सुबह स्कूल और फिर कोचिंग के लिए निकलने वाले छात्रों को कम विजिबिलिटी और फिर ठंड के कारण कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। वहीं पर बस अड्डे पर भी स्थिति यही रही है। पटना, सिवान, आरा, मुजफ्फरपुर, मशरक और मरोड़ा रूट की बसों में अन्य दिनों की तुलना में काफी कम यात्री दिखे हैं। वहीं पर कोहरे के कारण ट्रेनों के साथ साथ सड़कों पर वाहनों की गति भी काफी धीमी रही। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भू माफियाओं को संरक्षण देने वाले सफेद पोशों और फिर अधिकारियों की पहचान की जाएगी और फिर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीमारी को जड़ से मिटाने की जरूरत है, ये कहना है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जानकारी के अनुसार भूमि माफियाओं के साथ विभाग के भी कुछ लोग शामिल है। जो भी सफेद पोश लोग इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के कार्यालय उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलेंगे। हर पंचायत में नियम समय पर बैठकें होगी और फिर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी कार्यालय में मौजूद हों या फिर नहीं। इस पर निगरानी रखी जाएगी। कर्मचारी का कार्यालय उनके झोले में नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। जब भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। मार्च तक लंबित सभी मामलों को निपटाने के लिए विशेष टीमें और फिर तंत्र तैयार किए जा रहे हैं। अब अधिकारी और फिर पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन समय सीमा में करेंगे। वहीं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि दाखिल खारिज और फिर परिमार्जन विभाग की पहली प्राथमिकता होगी। जब सभी जिलों में साप्ताहिक समीक्षा होगी और फिर समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। बिना कारण आवेदनों को रिजेक्ट करने की मानसिकता खत्म करनी होगी। यदि कोई भी अधिकारी आवेदन खारिज करता है तो फिर उसे ठोस कारण देना होगा और फिर इसकी जांच भी की जाएगी। दोस्तों बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा और यहां पर युवाओं को नौकरी मिलेगी और रोजगार मिलेगा। जब आपको बता दें कि भाजपा के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के वक्त कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और फिर युवाओं को रोजगार यानी कि रोजगार युक्त बिहार के अपने वादे को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए उद्योग विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार के अंदर बहुत जल्द उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट भी लगाने जा रहा है, जो कि देश में कहीं नहीं है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार में उद्योग विभाग अहम भूमिका निभाएगा। वहीं पर बिहार में सरकार के गठन और फिर मंत्री के बनने के बाद पहली बार डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कल पूर्णिया आए और फिर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। दोस्तों लोकसभा में एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का सीधा आरोप लगाया है। वहीं पर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर करारा तंज कसा है। जहां दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी से HIV के बढ़ते मामलों ने सबको चौंका दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के झूठ फैलाया गया और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई। जो चुनाव सुधारों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 327 चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने का पूरा अधिकार देता है। जहां अमित शाह ने सदन में कहा कि क्या घुसपैठिए तय करेंगे कि देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया है और फिर किसी विदेशी नागरिक को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वहीं पर लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी EVM हैक नहीं करते
वे तो लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर पिछले 1 साल से SIR और फिर वोटर लिस्ट के नाम पर हंगामा करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कंगना रनावत ने तंज कसा और कहा कि विपक्ष ने सदन में एक विदेशी महिला की तस्वीर दिखाकर के बवाल किया, जबकि उस महिला ने खुद सोशल मीडिया पर कई बार कहा कि वे भी कभी भारत नहीं आई और उसका हरियाणा से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद EVM और फिर वोटर लिस्ट को दोष देती है, जबकि सच ये है कि उसकी हार का असली कारण राहुल गांधी का नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि एक दिन कांग्रेस कार्यकर्ता खुद राहुल गांधी से हार का हिसाब मांगेंगे। अमित शाह ने दोहराया है कि SIR केवल मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और फिर विपक्ष ने इसके जरिए पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब करने की कोशिश की है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन क्यों हारा, अखिलेश यादव ने इसको लेकर कुछ बातें कही है। दरअसल बातें हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव 2025 में RJD नीति महागठबंधन की हार पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी बिहार नहीं है, हम यूपी में पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ बिहार अलग है, यूपी अलग है। बिहार के संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने खुद बिहार में प्रचार किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि महागठबंधन हार रहा है। मुझे लगा कि तेजस्वी CM बनेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा ही नहीं था कि तेजस्वी हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि EVM में भी गड़बड़ी कई जगह सामने है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक दिन EVM को हटाना ही पड़ेगा। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान जो 10,000 रुपए दिए गए उसका भी असर रहा। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा कि अब बिहार सरकार 10,000 रुपए नहीं दे रही है। जहां अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी हार गई। जब वो जमीन पर गए होंगे तो फिर उन्हें पता चला होगा कि BJP कैसे नैरेटिव बनाती है, गानों पर नैरेटिव बना देती है, कोई AI से गाना बना देती है तो इसका भी नेगेटिव बना देती है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का चुनाव बिहार से बहुत अलग होता है, हम राज्य में चुनाव के लिए अभी से तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी सावधानी से काम कर रही है, हमारी पार्टी और फिर उसके नेता BJP के बनाए नैरेटिव में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव जश्न मनाने लगे हैं। जहाँ खुशी से जश्न मनाने लगे हैं। दरअसल बात है कि जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जश्न मना रहे हैं। बिहार चुनाव में महुआ सीट से हार के बाद किस बात का आखिर जश्न मना रहे हैं, सवाल लाजमी है। तो आपको बता दें कि ये जश्न उनके TY ब्लॉग को लेकर के है। जब केक काट करके उन्होंने खुशियां मनाई है। उन्होंने इसकी तस्वीर अपने X अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि नमस्कार दोस्तों, आज आपको सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे TY ब्लॉग के YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अपनी टीम के साथ 1 लाख कंप्लेशन केक काट करके सेलिब्रेट किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं अपने सभी साथियों और फिर सब्सक्राइबर्सों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन आपके प्रेम, सहयोग और फिर समर्थन के कारण ही पूरा हुआ है। वहीं पर एक दिन पहले तेज प्रताप यादव पटना पुस्तक मेले में भी पहुंचे थे। वहां का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की उनसे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती दिख रही है। पुस्तक मेला के भ्रमण की तस्वीर उन्होंने शेयर किया था। इस क्रम में युवाओं से अपील की थी कि पुस्तक मेला पढ़ने पर ध्यान दें, इससे काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्लॉग को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। यानी कि अब यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो डालते हैं। इस पर अपलोड वीडियो में कभी लिट्टी सेकते हुए तो कभी पत्रकार को हरकाते हुए दिख रहे हैं। चुनाव में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनकी गतिविधियों में कोई भी कमी नहीं आई है। इस बीच उनके एक पूर्व समर्थक ने 26 नंबर आवास में पिटाई का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, बिहार में गुंडा बैंक पर सम्राट चौधरी सख्त हो गए हैं। दरअसल बात है कि बिहार में अब गुंडा बैंक चलाने वालों की खैर नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सूद पर पैसा देकर के मनमाना ब्याज वसूलने और फिर लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में अब RBI द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे, जब गुंडा बैंक की कोई भी जगह नहीं है। जब सम्राट चौधरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित कानून व्यवस्था को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिलों के सभी SP नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाएं तथा जघन्य मामलों का स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी भी स्तर की माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। AI आधारित कैमरे लगेंगे। सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था
को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। सभी जेलों में लगभग 10,000 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को प्राथमिकता के स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है, जब उन्होंने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की है। इस यात्रा के दौरान 430 योजनाओं की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के विकास कार्यों को देखा था। यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और फिर जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहें, कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए इसका सतत अनुसरण करते रहें। जैसे सभी विभाग लंबित योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए इन्हें जल्द पूरा करें। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील है। जब राज्य के सभी क्षेत्रों और फिर सभी वर्गों के विकास के लिए जो योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है, जब लोगों के उत्थान के लिए जो योजना बनाई गई है, जब उन पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के 5 अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हों। दोस्तों, किशनगंज शहर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। 14 पैथोलॉजी सेंटर और फिर नर्सिंग होम को सील किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है किशनगंज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। चलिए बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि किशनगंज से एक बड़ी और सख्त कार्रवाई सामने आई है। शहर में पिछले कई महीनों से अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और फिर पैथोलॉजी सेंटर को लेकर के लोगों में लगातार शिकायतें बढ़ रही थी। कहीं बिना लाइसेंस ऑपरेशन, कहीं बिना डॉक्टर की जाँच, तो कहीं बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा था। इन शिकायतें और फिर बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने आखिरकार बड़ा कदम उठाया, जहां कल शहर के कई इलाकों में छापेमारी हुई और एक साथ कई केंद्रों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले संचालकों में हरकंप मच गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सेंटर बंद किए गए हैं, किस आधार पर कार्रवाई हुई है और फिर प्रशासन आगे क्या करने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में अवैध तरीके से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों और फिर नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जब मंगलवार शहर के चूड़ीपट्टी समेत विभिन्न इलाकों में प्रशासनिक टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और फिर कुल 14 संस्थानों को सील कर दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई उन केंद्रों पर की है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के बायोमेडिकल वेस्ट के मानकों का पालन किए बिना और स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी करते हुए चल रहे थे। वहीं पर इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि तब बनी जब जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सिविल सर्जन और फिर अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये बात सामने आई कि जिले के कई निजी अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण नहीं कर रहे हैं। वहीं पर डीएम ने आदेश दिया है कि सभी निजी अस्पतालों की भौतिक जांच की जाए और रोजाना बायोमेडिकल वेस्ट उठाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वहीं पर निर्देशों के बाद सिविल सर्जन की टीम ने जिले के कई निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की है। वहीं पर जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जब कहीं पर वेस्ट खुले में फेंका जा रहा था तो फिर कहीं पर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वहीं पर कुछ पैथोलॉजी सेंटर और फिर नर्सिंग होम ऐसे भी मिले जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद ने पहले भी कई संस्थानों पर जुर्माना लगाया था क्योंकि वे बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद भी कई संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। इसी कारण आज प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के सेंटर सील कर दिए हैं। वहीं पर एडीएमओ आदित्य कुमार ने बताया है कि ये पूरी कार्रवाई जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की गई है। सभी संस्थानों की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद शहर के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हलचल मच गई है। कई संचालक अपने दस्तावेज दुरुस्त करने में जुट गए हैं, जबकि आम नागरिकों ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया है क्योंकि इससे अवैध और फिर असुरक्षित इलाज पर लगाम लगेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज की गर्भवती महिलाओं को अब प्रसव पूर्व जांच के लिए दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। कई बार दुरुस्त गांव की महिलाएं सिर्फ एक साधारण जांच के लिए भी किलोमीटर रास्ता तय करती थी, जिससे जोखिम बढ़ जाता था। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व पहल को जिले के 9 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि इसका मतलब है कि महिलाओं को अब नजदीक ही सभी जांच, टीकाकरण, पोषण सलाह और फिर नियमित निगरानी जैसी सभी सारी जरूरी सुविधाएं मिलेगी।
तो चलिए बताते हैं कि ये पहल कैसे काम करेगी और कहां-कहां शुरू हुई है और फिर इससे महिलाओं को क्या बड़ा फायदा होगा। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई और फिर महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व पहल अब जिले के 9 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं को उनके घर के पास ही प्रसव पूर्व सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी तरीके की जटिलता का समय रहते पता लगाया जा सके और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। वहीं पर मंगलवार को ये कार्यक्रम कोचा धवन में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया, जहां अन्य प्रखंडों में भी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की मौजूदगी में ये पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही महिलाओं का पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण संबंधित जानकारी और फिर प्रसव पूर्व जांच से जुड़ी हुई सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं पर अब इन 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को वजन जांच, ब्लड प्रेशर प्रशिक्षण, मधुमेह जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट, टीकाकरण, पोषण परामर्श और फिर परिवार नियोजन से जुड़ी हुई सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। वहीं पर पहले इन सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को लंबे सफर करने पड़ते थे, या कई बार समय पर जांच न होने से गंभीर जोखिम भी पैदा हो जाता था। वहीं पर डीपीएस डॉक्टर मुनाजिर ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अनुसार हर माह की 9, 15 और फिर 21 तारीख को जिले के सभी संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षित मातृत्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में डॉक्टर, नर्स और फिर स्वास्थ्य कर्मी मिलकर के महिलाओं की जांच करेंगे और जरूरत के हिसाब से आगे की सलाह देंगे। वहीं पर यह व्यवस्था गर्भावस्था में की निरंतर निगरानी के लिए बेहद प्रभावी साबित होगी। इसी कड़ी में डीडीए सुमन सिंह ने बताया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति ने एक निरीक्षण दल का गठन किया है। ये दल आज के कार्यक्रम के अलावा आगामी शिविर तिथियों पर भी जाकर के उप स्वास्थ्य केंद्रों और फिर अन्य संस्थानों की जांच करेगा, ताकि सारी सेवाएं सही तरीके से प्रदान की जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।